गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपके पार्ट 7 है। पार्ट 6 में लास्ट में मैंने आपको सवाल दिया था, कौन सा? केसीएल की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसमें देखो कौन से दो तत्व हैं? पोटेशियम, दूसरा क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक 19 और इसका 17। तो इसमें पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में भी 8। 8 और 2 10, 10 और 8 18 और 1 10 में 1। ठीक है, इसमें 2 8 और 7। इसको अष्टक प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा और उसमें क्लोरीन को अष्टक प्राप्त करने के लिए एक ग्रहण करना पड़ेगा। तो किससे ग्रहण करेगा? पोटेशियम से। ठीक है, तो सबसे पहले के, दूसरा कौन सा है? Cl। देखो पहले के में देखो, लास्ट में कितने? 1 पॉइंट में भी लिखो। ठीक है, तो दूसरा कौन सा है? Cl में लास्ट में कितने? 7। 7 कितने आपको? 1 2 3 4 5 6 और 7। के और Cl आपस में जुड़ेंगे तो के अपना लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? Cl में। वे पॉइंट इधर आ जाएगा। क्या बनेगा? KCl। ठीक है, जल्दी से उत्तर दो। अगला पॉइंट है आपकी धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति। पृथ्वी की भूपर्पटी, पृथ्वी की भूपर्पटी परत धातुओं का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी की भूपर्पटी परत धातुओं का मुख्य स्रोत है। देखो पृथ्वी में कितनी परतें पाई जाती है? कुल मिलाकर 3। ये पृथ्वी कितनी परतें पाई जाती है? इसमें 3। सबसे ऊपर वाली भूपर्पटी, दूसरी परत है मेंटल और तीसरी है आपके लिपिड। ठीक है, 3 परतें पाई जाती है। भूपर्पटी सबसे ऊपर वाली परत कौन सी है? भूपर्पटी, और दूसरी मेंटल और तीसरी कौन सी है? लिपिड। हम कौन सी परत पर रहते हैं? भूपर्पटी, याद रखना। तो भूपर्पटी में धातुओं का मुख्य स्रोत है। अधिकांश धातुएं कौन सी परत पर पाई जाती हैं? भूपर्पटी, जो कितने किलोमीटर होती है? 0 से 40 किलोमीटर। इसकी मोटाई कितनी होती है? 40 या 60 किलोमीटर, 40 और 60 के बीच में। ठीक है, अगला है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली धातुओं को खनिज कहते हैं। खनिज
कहते हैं। ये किसकी परिभाषा है? खनिज की, याद रखना। पृथ्वी की भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली धातुओं को हम क्या बोलेंगे? खनिज। अधिकांश खनिजों में धातुओं की अधिक मात्रा होती है। धातुओं की अधिक मात्रा होती है, जिन्हें निकालना हमारे लिए लाभकारी होता है। इसे हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। तो खनिज की परिभाषा क्या होगी? पृथ्वी की भू प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली धातु को हम क्या बोलते हैं? खनिज। और अधिकांश खनिजों में धातु की अधिक मात्रा होती है, ठीक है ना, जो हमारे लिए क्या होती है? लाभदायक होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अयस्क। तो खनिज और अयस्क की परिभाषा आपको याद रखनी है। धातुओं का डिस्कशन, धातुओं का डिस्कशन। देखो, अधिकांश धातुएं कौन सी प्रकृति में पाई जाती है? भू प्रकृति, ठीक है ना। तो इसको हम जमीन से कैसे निकालते हैं और उसको खनिजों से धातुओं को कैसे अलग करते हैं, क्या कहलाता है? धातुओं का डिस्कशन। कुछ धातुएं भू प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। कौन सी धातुएं पाई जाती है, ये बताइए, ठीक है। कुछ धातुएं भू प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, लेकिन कुछ धातुएं यौगिक के रूप में पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। कुछ धातुएं भू प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, बिल्कुल अलग पाई जाती है, लेकिन कुछ धातुएं कंपाउंड के रूप में पाई जाती है, यौगिक के रूप में पाई जाती है। यौगिक किसको बोलेंगे? जिसमें दो या दो से अधिक तत्व उपस्थित हो, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व उपस्थित हो, उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक। जैसे कि देखो CO2, ये क्या है? यौगिक। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है। H2SO4, इसमें कौन कौन से तत्व है? हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। C2SO4, ये भी यौगिक है, क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक तत्व पाए जाते हैं। कुल मिलाकर कितने तत्व हैं? 3, कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन। कॉपर सल्फाइड, इसमें कॉपर और सल्फर। NaCl, ये यौगिक है। कौन सा यौगिक? आयनिक यौगिक, ठीक है Na और Cl, ठीक है। जिसमें दो या दो से अधिक तत्व पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक।
सक्रियता श्रेणी। इसमें कौन कौन से तत्व थे? काशीनाथ का मालिक आलू जरा धीरे जरा लिख पकाता है, कौन है आगे आओ। तो काशीनाथ का मतलब काशीनाथ का मालिक आलू जरा धीरे पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन से? ऊपर वाले। जैसे जैसे आप लिखते जाओगे क्रियाशीलता कम होती जाएगी, तो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से इसमें? ये वाले। अधिक क्रियाशील तत्व कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस लोहा, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना। सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। बाकी के देखो यहां से लेकर रेड से लेकर पारा तक, इसको बोलेंगे मध्यम क्रियाशील तत्व और इनको बोलेंगे निम्न क्रियाशील तत्व। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसमें अधिक क्रियाशील तत्व, मध्यम क्रियाशील तत्व, निम्न क्रियाशील तत्व। तो सबसे क्रियाशीलता किसमें कम पाई जाती है? ये तीनों दोनों, चांदी और सोना। अब देखो ये दूसरों से क्रिया कम करते हैं तो एक प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। ठीक है, कौन कौन से? चांदी और सोना। और ये देखो सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, ये भूपर्पटी में अभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, किसके रूप में पाए जाते हैं? यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। और वो यौगिक कौन कौन से हैं? सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में। ठीक है, कार्बोनेट के रूप में दोनों पाए जाते हैं। पहला पॉइंट श्रेणी में नीचे आने वाले तत्व कौन कौन से? चांदी और सोना। तत्व या धातु कम क्रियाशील तत्व होते हैं, कम क्रियाशील तत्व होते हैं जिससे कि सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले तत्व या धातु कम क्रियाशील तत्व होते हैं जिससे कि ये भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ये भूपर्पटी में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, जैसे कि
चांदी है, सिंबल क्या हो जाएगा Ag और सोना है। ये ग्रुप प्रॉपर्टी में सिर्फ स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, मतलब बिल्कुल अलग पाई जाती है, ठीक है। तो सोने का सिंबल क्या हो जाएगा Ag आदि, ठीक है। इनको हम बोलेंगे निम्न क्रियाशील तत्व। दूसरा पार्ट है इसके अंदर सफेद श्रेणी में सफेद श्रेणी में सबसे ऊपर वाले तत्व कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। ये कभी भी सफेद श्रेणी में सबसे ऊपर वाले तत्व सबसे अधिक क्रियाशील होते, सबसे ज्यादा एक्टिव होते। कौन कौन से? पोटेशियम, याद रखना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। ये प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, अवस्था में नहीं पाए जाते, क्योंकि ये सबसे अधिक क्रियाशील रहते हैं। ये देखो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करते, इसलिए स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये कभी भी प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं, बल्कि ये सल्फाइड यौगिक या कार्बोनेट यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। इनको बोलेंगे हम, देखो निम्न, ये अधिक क्रियाशील तत्व। ये हो गए अधिक क्रियाशील तत्व, निम्न क्रियाशील तत्व। बच्चे कौन? मध्यम क्रियाशील तत्व। सक्रियता श्रेणी में मध्यम में आने वाले तत्व अवस्था में नहीं पाए जाते, अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये भी सल्फाइड कार्बोनेट अर्थ के रूप में या यौगिक के रूप में पाए जाते हैं, के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ये सक्रियता श्रेणी आपको याद रखनी है। ये श्रेणी में आपके विस्थापन अभिक्रिया में भी काम आएगी। तो इसमें आपको याद रखना है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये सभी तो क्या अधिक क्रियाशील तत्व और ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो किसके रूप में पाई जाती है? या सल्फाइड आयन के रूप में पाई जाती है या कार्बोनेट आयन के रूप में पाई जाती है। नीचे वाले दो तत्व है चांदी और सोना।
ये निम्न क्रियाशील तत्व क्या है, मतलब एक किसी से क्रिया नहीं करते हैं तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बीच में कौन बचे, मध्यम क्रियाशील तत्व कौन से, लेड मतलब सीसा, हाइड्रोजन, कॉपर और पारा। ठीक है, ये होते हैं मध्यम क्रियाशील तत्व। ये भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते बल्कि सल्फाइड और किसके रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट एस के रूप में पाए जाते हैं। तो आपको ये श्रेणी आपको याद रखनी है, ये आपके विस्थापन अभिक्रिया में भी काम आएगी। ठीक है, चलो जल्दी से। तो देखो इसमें क्रियाशीलता के आधार पर तत्व या धातु को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। सबसे पहले अधिक क्रियाशील, सबसे पहला पॉइंट है क्रियाशीलता के आधार पर तत्व या धातु को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। पहला पॉइंट है अधिक क्रियाशील तत्व, और कौन से, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक। दूसरा पॉइंट है मध्यम क्रियाशील तत्व, क्रियाशील तत्व या धातु कौन कौन से हैं, जिनके बारे में पैरस उदाहरण कौन से, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और पारा, मरकरी। तीसरा पॉइंट है निम्न क्रियाशील तत्व कौन कौन से, एजी और एयू, सोना और चांदी। तो सवाल आ सकता है कि क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को कितने भागों में बांटा गया है। आंसर होगा 3 भागों में। कौन कौन से, अधिक क्रियाशील तत्व, मध्यम क्रियाशील तत्व और निम्न क्रियाशील तत्व। ठीक है, अगला पॉइंट है अयस्क धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे हम अयस्क, अयस्क का सांद्रण, इसको वापस 3 भागों में बांटा गया है। पहला पॉइंट है अधिक क्रियाशील तत्व, कौन कौन से,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक और फेरस। देखो एस को 3 भागों में बांटा गया, अधिक क्रियाशील तत्व, मध्यम क्रियाशील तत्व और निम्न क्रियाशील तत्व। दूसरा पॉइंट है मध्यम क्रियाशील तत्व। कौन कौन से? लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी। तीसरा पॉइंट है निम्न क्रियाशील तत्व। निम्न क्रियाशील तत्व कौन कौन से? लास्ट वाले एजी और एयू। ठीक है, तो इसको हम उच्च क्रियाशील तत्व कौन कौन से? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और फेरस। इनको हम इसके द्वारा अलग करते हैं विद्युत अपघटन विधि द्वारा। विद्युत अपघटन विधि द्वारा। तो लास्ट में क्या प्राप्त होगा? शुद्ध धातु। शुद्ध धातु। देखो ये सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, बल्कि किसके रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड या कार्बोनेट गैस के रूप में पाए जाते हैं। तो इनको सल्फाइड और कार्बोनेट से अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं? विद्युत अपघटन विधि। तो लास्ट में हमें क्या प्राप्त होता है? शुद्ध धातु। और बीच में ये भी दो प्रकार के होते हैं, यदि ये कार्बोनेट एस के रूप में हो, कार्बोनेट एस के रूप में हो एस के रूप में हो तो इसमें कौन सी विधि काम लेते हैं? विस्थापन। विस्थापन। यदि सल्फाइड एस के रूप में है, सल्फाइड एस के रूप में है तो कौन सी विधि काम लेते हैं? वर्जन। कौन सी विधि काम लेते हैं? वर्जन। फिर दोनों से क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड। धातु का ऑक्साइड। इससे भी और इससे भी। ठीक है, तो देखो मध्यम क्रियाशील तत्व लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी, ये दो रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बन एस के रूप में पाए जाते हैं, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन और सल्फाइड के अंदर क्या हो? सल्फर हो। तो यदि कार्बन एस है तो इसको कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? धातु से विस्थापन विधि द्वारा। यदि सल्फाइड एस है तो कौन सी विधि द्वारा अलग करते हैं? वर्जन विधि द्वारा। लास्ट में दोनों से क्या प्राप्त होता है? धातु का ऑक्साइड। ऑक्साइड मतलब उसके अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। जैसे देखो CuO, लास्ट में देखो ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड मतलब कॉपर ऑक्साइड, कॉपर है। अब देखो कॉपर ऑक्साइड के अंदर सिर्फ कॉपर प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? कॉपर। ऑक्सीजन को अलग करना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन कौन सी विधि से बाहर निकलती है? बताओ। ऑक्सीकरण या अपचयन विधि द्वारा। इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, उसकी अभिक्रिया कौन क्या मिलेंगे? अपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? अपचयन अभिक्रिया। तो किसमें किया जाता है? धातु में अपचयन किया जाता है। धातु में अपचयन मतलब ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। अब देखो ऑक्सीजन बाहर निकलेगी तो लास्ट में क्या प्राप्त हुआ? शुद्ध धातु। शुद्ध धातु। लास्ट में है आपके निम्न क्रियाशील तत्व। ये हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, इनको अलग करने की जरूरत नहीं होती। ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, जिनका निष्कर्षण नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है,
तो निम्न क्रियाशील तत्व ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं क्योंकि किसी से अभिक्रिया नहीं करते, तो किसी के साथ में भी नहीं पाए जाते, ठीक है ना। इसलिए इनको अलग करने की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि खुद ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं? बंधित क्रियाशील तत्व या तो कार्बोनेट आयन के रूप में होते हैं या सल्फेट आयन के रूप में होते हैं। यदि कार्बोनेट आयन का है तो विस्थापन द्वारा अलग करते हैं, यदि सल्फेट आयन का है तो वर्धन द्वारा अलग करते हैं। तो लास्ट में दोनों से क्या प्राप्त होता है? धातु का ऑक्साइड। अब उसके साथ कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। कोई बाहर निकालना है तो ऑक्सीजन द्वारा बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन द्वारा। और लास्ट में क्या प्राप्त होता है? शुद्ध धातु। यदि अधिक क्रियाशील तत्व है तो उसको हम विद्युत अपघटन द्वारा अलग करते हैं, लास्ट में क्या प्राप्त होता है? शुद्ध धातु। विद्युत अपघटन के लिए विस्थापन, वर्धन, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट 8 में। थैंक यू।